सुबह सुबह रितु किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके फोन पर उसकी मम्मी का कॉल आता है। फ्री है बेटा कि बाद में बात करूं? तुम हर बार ये क्यों पूछती हो मम्मी? अब तेरी शादी हो गई है बेटा, 10 काम होते हैं ससुराल में। अच्छा, नाश्ते की तैयारी कर ली? मैंने रवि को बोल दिया है मम्मी, वो समोसे कचौरी ले आएंगे, साथ में सब्जी आती है, समोसे कचौरी और सब्जी का नाश्ता कर लेंगे सब। फिर से समोसे कचौरी? ये लड़की नाश्ते में कुछ बनाना क्यों नहीं चाहती? बेटा ऐसे रोज रोज समोसे कचौरी मंगवाना अच्छा नहीं लगता बेटा। मैदे का सामान, ऊपर से तेल में तला हुआ, ऐसे घर थोड़ी ना चलता है। अच्छा मम्मी, रवि आ गए, बाय। रितु फटाफट सभी की प्लेट्स लगाती है और एक एक कर डिस्पोजल प्लेट्स में नाश्ता सर्व करके सभी को पकड़ाती है। ये लो फिर से समोसे, वो भी इस थर्माकोल के प्लेट में। नाश्ता मिल गया ना, चुप रहो तुम। सुषमा पहला समोसा खाती है और जैसे ही चटनी खाती है डिस्पोजल प्लेट मुड़ जाती है और सब्जी उसी के कपड़ों पर गिर जाती है। सुषमा को नाश्ते के वक्त नहाना पड़ जाता है। दोपहर के वक्त रितु के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। दोपहर में क्या बनाने का सोचा है बेटा? तेरे पापा को तो आज धनिया के पराठा खाने का बड़ा मन था, पर पूरे बाजार में कहीं ना पुदीना मिला ना धनिया। मैं तो दाल चावल और आलू का भरता बनाकर रख दूंगी मम्मी, हो गया। दाल चावल भरता फिर से? बुरा मत मानना रितु, तुझे लगता होगा मम्मी बार बार टोकती है, पर अपने घर पर कभी रोटी भी बना लिया कर। नाश्ते में समोसे मंगा लिए, दोपहर में चावल बना दिया, रात को फिर इसी चावल को फ्राई कर देगी। तेरे पापा का बिना रोटी के सरता नहीं है। बहुत लोग होते हैं जिनका बिना रोटी के पेट नहीं भरता। चावल के साथ 4 रोटी बना दिया कर और एक सब्जी, इतना मुश्किल नहीं है बेटा। मेरे ससुराल वाले ऐसा नहीं है मम्मी, मैं जो देती हूँ वो खा लेते हैं, तुम ना टेंशन मत लो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मनीषा रितु को कितना भी समझाने की कोशिश करती, वो अपने कंफर्ट के मुताबिक ही अपने ससुराल को मैनेज करती, क्योंकि रोटियां बनाने में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसी ही एक रात मनीषा अपनी बेटी के घर पर पहुंचती है। अब मैं आ गई हूँ, तब भी तू काम करती रहेगी क्या? जाकर आराम से बैठ, खाना मैं परोस देती हूँ। अरे यार मम्मी, तुम्हें किचन में आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आइसक्रीम लेने आई थी। चलो बाहर, मैं भी बाहर ही आ रही हूँ। वैसे भी मैंने खाना बनाकर रख दिया है, अब सभी को अलग अलग खाना परोसना हो या साथ में, ये सब मम्मी जी देखती हैं, इतना दिमाग मैं नहीं लगाती। मनीषा रितु के कमरे में बैठी आइसक्रीम खा रही थी कि उपमा के 2 प्लेट्स लेकर सुषमा वहां आती है। अरे समधन जी, ये आप क्यों नाश्ता ला रही हैं? शादी को 2 साल हो गया, अभी यही खातिर चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं समधन जी, बिल्कुल भी नहीं। ये नाश्ता नहीं है, रात का खाना है। बहू ने उपमा बनाया, सूखा उपमा निकला नहीं जाता ना मुझे, तो साथ में चटनी बना दी। इस कटोरी में चटनी है और साथ में थोड़ा मिक्सचर है टेस्ट के लिए। ये डिनर ही है, कुछ स्पेशल थोड़ी ना बनाया है, जो बना हुआ था परोस दिया। मनीषा हैरानी से एक बार अपनी प्लेट को देख रही थी, एक बार अपनी बेटी की प्लेट को। चावल, पोहा, उपमा, खिचड़ी, हर वक्त यही खाना। रात के खाने में उपमा, हद कर रखी है रितु ने तो। अगली सुबह सभी से मिलकर मनीषा निकल रही थी कि अचानक उसके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। अपने पेट को पकड़कर मनीषा सीढ़ियों पर बैठ जाती है। अपनी माँ की इस हालत को देखकर रितु घबरा जाती है और रवि फौरन अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल भागता है। ज्यादा फिक्र वाली बात नहीं है, बस खाने का ध्यान रखना होगा। इन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। आप ध्यान रखिए मनीषा जी कि खाना चबा चबा कर खाइए। आप जितना रोटी को चबा कर खाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। फाइबर वाली रोटी, ओट्स, रागी, ऐसे अलग अलग 20 तरह की आटे की रोटी खाइए। फिलहाल चावल तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। अपनी माँ की तबीयत देखकर रितु घबरा जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? गौरव जो खुद पिज्जा मंगवा कर खाता रहता है। तुम मेरे पास ही रुक जाओ मम्मी, वहां जाओगी तो तुम्हें पापा की सेवा में लगना पड़ेगा, फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? पर तुमने सुना नहीं बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी को 20 तरह की रोटियां खानी है और तुमने तो कभी गेहूं की रोटी बनाई भी नहीं है। तुम्हारी सास ठीक कह रही है बेटा, रोटी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करने के लिए 20 क्या, मैं 200 प्रकार की रोटियां बनाने को तैयार हूँ। और इसी बात पर रितु अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपनी माँ को अपने घर लेकर पहुंचती है। अगली सुबह रितु उठते ही अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, आप जरा मेरी मदद कर देंगे? बरसों पहले मैंने एक बार रोटी बनाई थी, उसके बाद नेल्स खराब हो जाएंगे, आटा कौन गूंथे, ये सब सोचकर मैंने कभी रोटियां बनाने में दिमाग ही नहीं लगाया।
आप जरा मुझे 1-2 रोटी बनाकर दिखा देंगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो ठीक तो है बहू, तो रोटी बनाएगी? बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर कि अपनी माँ से कितना प्यार करती है बेटा। चल मैं तुझे रोटियां बनाना सिखाती हूँ। सुषमा एक बड़े से परात में सभी के हिसाब से आटा निकालती है। इतने आटे का हम क्या करेंगे मम्मी जी? मुझे तो बस मम्मी के लिए 2 रोटियां बनानी है, बाकी आटे को वापस रख देते, नहीं तो खराब हो जाएगा। बेचारी सुषमा, उसका तो सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाता है। 2 मतलब सिर्फ 2 नहीं होता बेटा, तेरी माँ ने तीसरी रोटी मांग ली तो दोबारा आटा गूंथना पड़ेगा ना। 4 रोटियों के हिसाब से तो आटा गूंथ देती हूँ। सुषमा आटा गूंथ कर 2 रोटियां बनाती है और फट से रितु हॉट केस में डालकर रख देती है। अब मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझ गई। मैं क्या कह रही थी बहू, आप सब्जी जब बना ही रही है तो सबके लिए बना लो ना, फिर रोटी भी सीख जाएगी। बोलो तो मैं अलग से आटा गूंथ दूं? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, सब हो जाएगा। वो क्या है ना, कल दोपहर का चावल बचा हुआ है ना, रात को मैंने हलवा बना दिया था, तो नाश्ते में चावल फ्राई कर देती हूँ। इसके पहले कि रितु खाना लेकर कमरे में आए, मनीषा नीचे आ जाती है। आज सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ये खाना मैं नहीं खा सकती रितु। पर क्यों मम्मी? क्या बात है मम्मी जी? अच्छा, आपको डिस्पोजल प्लेट्स में खाने की आदत है? वही मैं सोचूं आए दिन रितु सभी को डिस्पोजेबल क्यों देती है। मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं दामाद जी, आज सभी चावल खा रहे हैं और मैं रोटी खाऊं, मुझे भी चावल दे दे बेटा। फिर ये रोटी सब्जी मैं खा लूं क्या? क्यों जिद करती हूँ मम्मी? डॉक्टर ने क्या कहा था, भूल गई? नहीं याद है, पर सभी की प्लेट में दूसरा खाना दिखेगा तो मेरा भी वही खाने का मन करेगा ना बेटा। अगर तू चाहती है कि मैं रोटी खाऊं तो फिर सभी के लिए रोटी बना। रितु किचन में जाती है और परात भरकर सभी के लिए आटा निकालती है, फिर रोटियां बनाती है। बाप रे बाप, 4 लोगों के हिसाब से रोटियां बनानी है, मतलब 4 लोगों की 4-4 रोटियां, यानी 16 रोटियां, और उसके बाद सब्जी भी बनानी पड़ेगी मुझे। कहाँ डॉक्टर ने फंसा दिया? यहाँ 20 रोटियां नहीं बन रही मुझसे और 20 प्रकार की रोटियां बनानी है। रितु बाहर से चेयर लाती है और किचन में चेयर लगाकर बैठकर रोटियां बनाने लगती है। तू चेयर पर क्यों बैठ गई बेटा, सब ठीक तो है? ये बहुत टफ काम है मम्मी जी, सबके लिए 4-4 रोटियां बनानी है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब इसके बाद सब रोटी सब्जी भी खाएंगे। मैंने सब्जी तो सिर्फ मम्मी के लिए बनाई थी, अब सभी के लिए सब्जी भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो सबके प्लेट में अचार देखकर मम्मी बोलेगी मुझे भी अचार दो। जिस दिन तू इस घर में आई थी ना बेटा, मैंने मान लिया था कि भगवान ने मुझे बेटी दे दी, और सच में वही कर रही है तू जो एक बेटी करती। जैसे एक बेटी अपनी माँ को परेशान करती है और खुद आधे वक्त परेशान रहती है। रोटियां बना दी ना तूने, 16 रोटियां, बहुत बड़ी बात है। सब्जी मैं बना देती हूँ, तेरी माँ टीवी देख रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सुषमा आलू की सब्जी बनाती है और आज पूरा परिवार आलू की सब्जी के साथ रोटी खाता है। विश्वास नहीं हो रहा, आज बहू ने रोटी बनाई है। रोटी तो बहुत अच्छा बनाती हो बेटा, बिल्कुल पतली पतली, इंसान 4 क्या 40 खा जाए। नहीं पापा जी, चौथी रोटी के बाद अगर आपको भूख लगी ना तो फिर मैं आपको बचे हुए चावल ही दे दूंगी खाने के लिए। सभी हंसने लगते हैं। दोपहर के वक्त सुषमा अपने समधन का हाल समाचार पूछने फल लेकर कमरे में जाती है। खातिर मैं आपकी करूंगी क्या आप मेरी? आप बैठिए। ये क्या कभी पानी कभी फल लेकर आ जाती हैं आप? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह तो मुझे भी पता नहीं कि आप ठीक है या नहीं, पर आपके आने से इस घर में बहुत कुछ ठीक हो गया है समधन जी। मेरी वो बहू जो आए दिन हमें डिस्पोजल में खाना देती थी, आज उसने नया क्रॉकरी सेट निकाला। आज आप आ गई तो हम सबको इतने सालों बाद रोटी खाने को मिली, और अपनी बहू के हाथ की तो पहली बार, समझ लीजिए आज ही पहली रसोई हुई है मेरी रितु की। आप ये बताइए दोपहर में कौन सी सब्जी खाएंगी आप, और किस आटे की रोटी बनवा दूं? कुट्टू की खा लेंगी? ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? 4-4 रोटियां खाई है नाश्ते में सबने पेट भरकर, अब तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। अब तो लगता है सीधा रात को ही खाना खाएंगे। तो क्या है ना, हर बार बहू इतना हल्का खाना बनाती थी कि पेट को ज्यादा खाने की अब आदत ही नहीं रह गई। अपनी समधन की बात सुनकर मनीषा बिस्तर से उठती है और उसके गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, कितना कुछ सहना पड़ता है आप लोगों को। एक सास होकर आप मेरी बेटी की माँ की तरह हिफाजत करती हैं। बहुत लकी है रितु, उसकी कितनी मदद करती है, पर यह है कि समझना ही नहीं चाहती। पर कोई ना, 1 हफ्ते हूं मैं यहाँ, 7 दिनों के अंदर रोटी बनाने की ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगी रितु को कि आप लोगों की खाने की समस्या दूर हो जाएगी। ये वादा है मेरा आपसे। मनीषा सीधा किचन में जाती है और चेयर लेकर खुद बैठ जाती है।
अकेले कमरे में मन नहीं लग रहा था तो मैं भी नीचे आ गई। दोपहर में क्या बना रही है बेटा? दाल चावल मत बोलना, हाँ, दाल चावल मना है ना मुझे। मेरे लिए तो रोटी बना देना और साथ में शिमला मिर्च और गाजर की सब्जी। सुबह बड़ी सब्जी कम लग रही थी, अब तो मैं कम से कम 3 कटोरी खा लूंगी बेटा। 3 कटोरी? ओके मम्मी। इतनी जल्दी तो रितु समझने वाली थी नहीं। वो सुबह फ्राई किए हुए चावल को ही किसी मसाले की तरह कुट्टू के आटे के अंदर भरकर अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां बना देती है और साथ में गाजर शिमला मिर्च की सब्जी। क्या गजब सी चीज बना दी तुमने रितु, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे हाथ कहाँ है? आज हम दोनों रात को मूवी चलेंगे। बस मुझे तो मन कर रहा है तुम्हें विदेश ले जाऊं। सच में? रोटी इतनी अच्छी बनी है? अच्छा, वो रोटी के अंदर फ्राइड राइस को स्टफ कर दिया। मम्मी को चावल दिख भी नहीं रहा और चावल यूज भी हो गए। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज 7वां दिन था, दोपहर के वक्त। रितु सभी के लिए दाल चावल, आलू का भरता, बैंगन का भरता, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, पापड़, अचार, मिक्स वेज की सब्जी बनाकर टेबल पर रखती है। रवि बता रहे थे तुम जा रही हो मम्मी, क्योंकि तुम अब ठीक हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रोटी के साथ चावल भी बनाया है, और आप सभी के लिए भी पापा जी, मम्मी जी। ये 20 प्रकार की रोटी हो गई बेटा। एक दिन में 3 वक्त तूने मुझे रोटी बनाकर खिलाई अलग अलग आटे की। जैसी बेटी तू साबित हुई है ना बेटा, वैसी बहू भी साबित होना। खाना खाने के बाद मनीषा घर से निकलने लगती है। दरवाजे पर उसकी समधन उसे छोड़ने आती है। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना मैं बीमार होने की। सुषमा मनीषा के गले लग जाती है। अपने पैरों को समेटे आयशा सोफे पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी। हर दूसरी रील में पहाड़, बारिश, बादल को देखकर उसके मुंह से बस वाह वाह ही निकल रहा था। मम्मी बस हो गया, इस बार मैं भी बारिश पहाड़ों पर मनाऊंगी। ये अचानक क्या हो गया तुझे? देखो ना, कोई महाबलेश्वर जा रहा है, कोई लोनावाला, कोई मसूरी, हर तरफ बादल ही बादल, बारिश ही बारिश। और ये देखो, इस कॉमेडियन ने सिर्फ छाता लेकर डांस किया है, 25 लाख लाइक्स। सोचियो, 25 लाख। अच्छा, तो तुम्हें बारिश देखने नहीं लाइक्स लेने जाना है, ऐसा बोलो। दोनों, कंटेंट भी बनेगा, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, मजा तो आएगा ही। ट्रैवल ब्लॉगर बनना खुद में गर्व की बात है। हॉल में चल रही इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए किचन से पूनम भी आ जाती है। अभी तक तो तू छत पर रील बनाकर खुद को ट्रैवल ब्लॉगर लिख रही थी, अब अचानक पहाड़ों पर क्यों जाना है? ओह भाभी, आप तो ऐसा मत कहो। अब ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, छत देकर पहचान लेती है। इतना खर्चा करके सिर्फ वीडियो बनाने जाएगी तू? इतना भी पैसा नहीं है हमारे पास। मम्मी, ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। एक वीडियो वायरल हो गई ना, सब निकल आएगा। पहले पिछले महीने का इन्वेस्टमेंट तो बता। रिंग लाइट खरीदी थी, उसका क्या हुआ? वो उससे सिर्फ 312 व्यू आए थे। लोगों को नेचर देखना है पापा। ठीक है, फिर पहले घर में कुछ ऐसा वायरल करके दिखा दो, फिर पहाड़ भी भेज देंगे। वैसे तू जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, उसका क्या हुआ? मैंने तुझे वीडियो बनाने से नहीं रोका, इसका ये मतलब नहीं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी बेटा। एक बार सेटल हो जाओ, फिर जहां घूमना हो घूम लेना। और किसी भी घर की तरह एक लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद इस बात को हवा में उड़ा दिया जाता है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। इस बात के बाद अब आयशा अपने घर वालों के सामने रील्स भी नहीं बना पा रही थी। जैसे कोई उसके कमरे में आता, वो किताबें खोलकर बैठ जाती। यह तो मामला काफी गर्म लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो ये बाहर घूमने का प्लान त्याग दे बहना। जहां चाह वहां राह। सुन मेरा प्लान, घर पर बोल दूंगी कि एग्जाम के डेट आ गए और सेंटर बाहर पड़ा है। सिंपल। अच्छा, और अगर किसी ने एडमिट कार्ड मांगा तो? तेरी भाभी कोई गवार थोड़ी ना है, वो भी तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एडिट कर दूंगी यार, 2 दिन का काम है, उससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। मतलब ट्रेन में बैठेंगे, एग्जाम का कहकर और जाएंगे पहाड़ों पर। बारिश, रील्स, कंटेंट, मजे ही मजे। बस फिर क्या था। अपने झूठ के साथ आयशा अपनी मम्मी के पास पहुंच जाती है। मम्मी, मेरे ना एग्जाम का सेंटर बाहर आया है, एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। अकेली जाएगी? भाभी को ले जा साथ। अरे कहाँ मम्मी, भाभी नहीं रहेगी तो खाना वाना कैसे होगा सबका। और कोचिंग की और लड़कियां भी है, सब साथ में रहेंगे, डोंट वरी। पहले भी तो गई है, आप फिक्र मत कीजिए, पढ़ाई का मामला है तो ध्यान से जाना बेटा। कभी कभी समझ में नहीं आता मैं होशियार हूँ या सब बुद्धू है।
आयशा बड़ी खुश थी। बैग्स पैक थे। एक दिन बाद वो ट्रिप पर जाने वाली थी, पर ऐसे में आयशा से गलती हो जाती है। वो अपना फोन चार्जिंग पर ही छोड़कर मार्केट चली जाती है और इत्तेफाक उसी वक्त उसकी फ्रेंड उसे कॉल कर देती है और पूनम उठा लेती है। मैंने तो बैग्स पैक कर लिए। सुनना, मेरे लिए भी रेनकोट ले लेना, पहाड़ों पर बड़ी तेज बारिश होती है, और अपना कैमरा मत भूलना, बड़ा मजा आएगा। मजा तो सच में आएगा श्वेता। भाभी आप? 10 मिनट बाद। तो एग्जाम अब पहाड़ी पर होने लगा। इतना बड़ा झूठ, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता था आप लोग अकेले भेजेंगे नहीं, और सभी के सामने प्रपोजल रखा तो आप सबने मजाक में उड़ा दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी पूनम कहती है, गलती तो है आयशा की, लेकिन एक बात और है, अगर इसे सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इतना डर बना दिया ना कि इसे झूठ बोलना आसान लगा। बात में दम तो है पूनम के। और बस फिर क्या था, प्रीत अगली सुबह सोसाइटी की मीटिंग बुलवाती है। और क्या है ना, जब भी हम किसी ट्रिप से लौटते हैं तो सोसाइटी में कोई ना कोई दोस्त हमारा नाराज हो जाता है कि हमने जाने से पहले उन्हें बताया नहीं या उनके लिए कुछ लेकर नहीं आए। इसलिए हमने एक ट्रिप प्लान की है, तो हमने सोचा सबसे पहले इस बारे में हमारे सोसाइटी वालों को ही बता देते हैं। आप में से जिसे भी हमसे शिकायत थी वो हमारे साथ चल सकते हैं वादियों का मजा लेने। अरे वाह प्रीति, वैसे भी बरसात में घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। कौन कौन तैयार है, हाथ उठाओ भाई। और 4 परिवार तैयार हो जाते हैं। मिनी बस बुक कर लेते ना, 4 परिवार चलेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, इसीलिए तो ये बात सोसाइटी में रखी ताकि हमारा खर्चा बच सके। अब समझ में आया पूनम, मैंने इस बात को यहाँ क्यों रखा। हाँ जी, तो बस तय रहा, इस बार मोबाइल में बारिश देखने की जगह सब मिलकर बारिश एंजॉय करने जाएंगे। मिनी बस सोसाइटी के गेट से निकल पड़ती है। बहुएं गाने गा रही हैं, जेंट्स लोग नाश्ते के डिब्बे संभाल रहे हैं और आयशा खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रही है। इस बार रील भी बनेगी और पूरा परिवार भी साथ होगा। यप्पी! पहले तो हम पड़ोसी थे, अब शादी भी हो गए विनोद। इस ट्रिप से दोस्ती हमारी और गहरी हो जाएगी। और इसी बहाने हमें सेकेंड हनीमून का मौका भी मिल गया। फिर तो हमें दूसरे होटल में रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही होटल में सभी का रूम रहा तो हमारा हनीमून नहीं होने वाला। हंसते गाते नाचते कूदते मिनी बस पहाड़ों की सड़कों से होते हुए होटल तक पहुंचती है। होटल के कमरे का पेमेंट मैं दे देता हूँ, खाने का कोई और देख लेगा, और घूमने का कोई और। इसी तरह खर्चा भी बढ़ जाएगा, फिर वापस लौट कर बांट लेंगे जो बांटना होगा। एक नंबर की बात कर दी आपने अंकल जी, रूम देख लेते हैं। कमरा लेने के बाद 1 घंटे सभी आराम करते हैं। उसके बाद एक एक कर सुशील का परिवार सभी के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उन्हें बाहर बुलाता है। अरे भाई, बारिश का मजा लेने आए, कोई आराम कर रहे थोड़ी ना। आराम तो घर पर भी कर सकते हैं। जब खर्चा लगाई है तो एंजॉय करो। टैक्सी करवा ली है मैंने, सब नीचे आ जाओ। चलो, किसी ने तो समझदारी दिखाई है अंकल जी। यहाँ पापा को आ रही थी नींद और मम्मी अपना घुटना लेकर बैठी हुई थी। अब अगर रील बनाने आए तो हर चीज की रील बनेगी ना। टैक्सी में बैठकर सभी घूमने निकल पड़ते हैं। इसके आगे टैक्सी नहीं जा पाएगी सर, यहाँ से पैदल रास्ता तय कीजिए। आगे पहाड़ों पर आप आए हैं और ट्रैकिंग नहीं की तो फिर क्या फायदा। ट्रैकिंग का तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो सिर्फ पहाड़ पर बारिश को देखने आए थे। आगे झरना भी है, बारिश भी है और बादल भी है। बस हाथ आगे कीजिएगा तो बादल हाथों में आ जाएगा। जाकर नजारा तो देखिए। बारिश का मौसम हो रखा है, ऐसे बारिश में हम बाहर निकले और जोर से बारिश हो गई तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ से घर जाकर सभी को अपना अपना काम करना है, ना कि बिस्तर पर पड़ जाना है। तो सामने देखो मम्मी, स्टोर्स तो है यहाँ। कुछ दूर पर खाने के स्टॉल और रेनकोट, शूज, ट्रैकिंग स्टिक, हर चीज के स्टोर्स है। मैं जाकर ना सभी के लिए रेनकोट और बाकी चीजें ले लेती हूँ। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मनोहर भाई साहब है ना, वो भी तो जरा जेब से पैसे निकाले। जब से आए हैं एक फूटी कौड़ी नहीं निकाली उनसे। हमने मिनी बस कर दिया, अब इससे ऊपर का खर्चा हम नहीं करने वाले। तो फोन करके उन्हें बता दे क्या कैसे करना है। अपने जाकर पैसे मत देना, समझी। चारों परिवार हंसते मुस्कुराते ट्रैकिंग करते हुए आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। उफ, आखिर पहुंच ही गए। अब समझ में आया लोग ट्रैकिंग के पीछे इतना पागल क्यों है। यार, ये नजारा तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे पहले फोटो खींचो आयशा, बाद में नजारा देख लेना। तुम्हारे रील के पीछे बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी माँ ने। क्या कहा भाई साहब? आयशा की रील के पीछे क्या दिमाग लगाया है भाभी ने? मैं समझी नहीं।
अरे समझने वाली बात भी नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। आप लोग एंजॉय करिए। रेनकोट पहने सभी हल्की बारिश का मजा ले रहे थे। कोई इधर उधर दौड़ रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बनाने में मगन था। गर्मा गर्म मैगी, चाय, कॉफी। मैगी मैगी, इधर इधर हमारे लिए। सब पत्थरों पर बैठकर मैगी खाते हैं। कोई दूसरे की प्लेट से भी चख रहा था। माहौल बिल्कुल दोस्ताना था। देखो घर में तो डाइट साइट करते रहते हो, यहाँ तीसरी बार मैगी ले रहे हो। अरे पहाड़ पर कैलोरी नहीं गिनी जाती मैडम। तभी अचानक पूरे इलाके में लाउड स्पीकर की तेज आवाज गूंजती है। सभी पर्यटकों से अनुरोध है, कृपया ध्यान दें। कुछ देर पहले भारी भूस्खलन होने के कारण नीचे जाने वाले मुख्य रास्ते पर एक विशाल चट्टान गिर गई है। सुरक्षा कारणों से आज कोई भी पर्यटक नीचे नहीं जा सकेगा। कृपया घबराएं नहीं। रात रुकने की व्यवस्था की जा रही है। सभी परिवार अपने अपने निर्धारित हट में चले जाएं। आगे की सूचना सुबह दी जाएगी। एक ही पल में सबके चेहरे उतर जाते हैं। क्या मतलब आज वापस नहीं जाएंगे? पहाड़ के ऊपर रात को कितनी ठंड होगी और अंधेरा भी। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। वरुण कुछ करो। अरे ऑफिस में तो मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली है। ये लोग सुबह का कह रहे हैं, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मतलब कि ट्रिप क्या 3 दिनों की हो जाएगी? पर मैंने तो सिर्फ 2 दिन के कपड़े डाले थे। ऐसे हालातों में हड़बड़ाने से नहीं होगा कुछ भी। बस एक रात की बात है, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी कर्मचारी वहां आता है। माफ कीजिए, मौसम खराब होने की वजह से हट कम पड़ गया है, इसलिए 2 नहीं 4 परिवारों को एक बड़ा हट शेयर करना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्या क्या? और एक ही हट में चारों परिवार को आज का पूरा वक्त गुजारना था। बहू एक तरफ बैठी हुई थी, एक तरफ सास ससुर की टोली और बेटे एक तरफ। चाय व्याय की व्यवस्था है कि नहीं बहू? वो कर्मचारी कह रहा था कि हर हट में चाय नाश्ते की व्यवस्था की है। हाँ, अभी वहाँ कुछ पहुंचा कर तो गए, मैं देखती हूँ। प्रिया एक तरफ जाती है और इंडक्शन में पानी गर्म करके सभी के लिए चाय बनाती है। इतने सारे लोगों के लिए चाय बनाना पड़ रहा है। शर्म नहीं है जरा रूबी और पूनम को कि जरा हाथ लगा दे। उनके घर वालों के लिए भी तो चाय बन रहा है, और चाय बनेगा तो वो भी ले लेंगे झट से। प्रिया चाय बनाकर छोटे छोटे पेपर कप में सभी को पकड़ाती है। हमें तो चाय मिली नहीं। इतना ही दूध था अंकल जी, चाय खत्म हो गई। एक काम कर पूनम, तू मेरे लिए नींबू की चाय बना दे, या काली चाय भी चलेगा, और साथ में कुछ खाने के लिए हो तो देख ले। पूनम अपनी चाय पूरी पीने के बाद चीजों को चेक करती है। वहाँ थोड़े बहुत स्नैक्स थे और मैगी का बड़ा वाला पैकेट भी। वो 4 लोगों के हिसाब से मैगी बना देती है और अपने ससुर जी के लिए काली चाय। आओ प्रेम, आयशा तुम भी खा लो, काफी देर से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। और पूनम का परिवार मिलकर उस मैगी को खाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग भड़क जाते हैं। ये क्या तरीका है पूनम? जब पता है हम सबको एक साथ मैनेज करना है, तो तुमने सिर्फ 4 लोगों के हिसाब से मैगी क्यों बनाई? तो मैंने किसी का हाथ थोड़ी ना पकड़ा है। रूबी, तुम भी जाकर अपने घर वालों के लिए मैगी बना लो। फिर गवार तो मैं यहाँ बैठी हूँ, जो मैंने सभी के लिए मेहनत करके चाय बनाई। बनानी नहीं चाहिए थी। हाँ, ना बराबर ही तो बनाई है चाय आपने, जो होठों को भी ना लगे, और पापा को तो मिली भी नहीं। आप तो कुछ ना बोले ना तो अच्छा होगा भाभी। बस इसी बात पर जो लोग अभी तक एक परिवार की तरह रह रहे थे, उनके बीच कलेश मच जाता है। रात के 9 बजे प्रेम बाहर से आता है। बाहर बात की है मैंने, 4 कटोरी सब्जी और सभी के हिसाब से 2-2 रोटी, बस इतना ही मिलेगा। मैं जाकर बात करके आता हूँ। 2 रोटी में कोई कैसे रहेगा? एक तो ये सरकार हमारी मदद कर रही है, और उसमें भी हम जिद करने लगे कि 2 रोटी में कैसे होगा। एक रात की तो बात है। ये लो, बोले राजाधिराज। तुम सुशील को क्यों रोक रहे हो विनोद? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बेटे ने बाहर जाकर सेटिंग कर ली है और हम सबके हिस्से की रोटियां तुम्हारा परिवार खाने वाला है? तुमसे ऐसी बात की उम्मीद थी मुझे। जब से आए हैं एक फूटी कौड़ी तुम्हारे जेब से निकली नहीं। बस मैंने किया और होटल का सुशील ने। रो रो कर रेनकोट के पैसे निकाले तुमने, और ऐसा रोया कि देख लो कहाँ फंसे हुए हम। अपने पापा जी को समझा लो पुनः। मैं यहाँ बड़ों की इंसल्ट नहीं करना चाहती, पर अगर अंकल नहीं रुके ना तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो उनके कान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या बोली तू? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी ऐसा लाफा मारूंगी ना कि झोपड़ी से निकलकर पास वाली झोपड़ी में पड़ी हुई मिलेगी तू। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस झोपड़ी में तुझे मैं रहने दूंगा तब तो।
सभी एक दूसरे पर कुत्ते बिल्लियों की तरह टूट पड़ते हैं। कोई किसी से बहस कर रहा था, कोई हाथापाई। चारों परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे और आधे घंटे की इस लंबी लड़ाई के बाद ये होता है कि बाहर की सारी रोटियां खत्म हो जाती है। ये लो और करो झगड़ा। प्रेम ने कितने अच्छे से पता कर लिया था कि सभी को 2-2 रोटी मिलेगी। उस वक्त चुपचाप 2 रोटी सब खा लेते तो ये तमाशा नहीं होता। हम लोग गए रहे तो हमारे हिस्से की रोटी किसी और झुपड़ी वाले को मिल गई। किस झोपड़ी वाले ने मेरे हिस्से का खाना खाया है? मैं उसकी झोपड़ी तोड़ दूंगी। बड़ी गलती कर दी बारिश में पहाड़ों पर आकर। किसका आइडिया था ये? बहुत बुरे फंसे हैं हम, बहुत बुरे। प्रीत अपनी नजरें चुराने लगती है क्योंकि सभी के बीच पैसे बचाने के लिए ये आइडिया उसी ने तो रखा था। सभी मिलकर प्रीत को देखने लगते हैं और वो सीधा नजरें झुकाकर अपने हट के अंदर चली जाती है। आखिर भूखे पेट ही सभी को जमीन पर बिछे बिछाने पर जाना पड़ता है। किसको ना यहाँ जगह ही नहीं है हो रही है मेरे लिए। मैं कैसे खिसकूं? बगल में पापा है मेरे। मम्मी पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है। रात भर की बात है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देख अब कहाँ बारिश हो रही है, नहीं हो रही ना। नीचे लोग लगे हुए हैं, चट्टान रात भर में हट जाएगी और देखना हम कल वापस नीचे भी आ जाएंगे। धीरे धीरे सभी की आंख लगनी शुरू होती है और 12 बजे जैसे ही कांटा 1 पर आता है, टेम्परेचर धड़ से गिर जाता है और सभी ठंड के मारे कांपने लगते हैं। बहुत ठंडी लग रही है यार, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा कंबल खींचो। मैं तो चुपचाप से सो रहा हूँ, मुझे सोने दो। मुझे ऐसे भी ठंड कम ही लगती है। भैया जब आपको ठंड कम लगती है तो अपनी कंबल इन्हें दे दीजिए ना। शेयर करने में बुराई थोड़ी ना है। आप लोगों के कारण ही आज मुझे खाना नहीं मिला है। क्यों दो अपना कंबल? बोलो पूनम, सही कह रहा हूं ना? पूनम बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके आसपास सभी लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, और है तो फिर सबकी है। और इस तरह ऐसे हालातों में लड़ना सही नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। पूनम की बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। आयशा को पहाड़ों पर जाना था, मम्मी को पैसे बचाने थे, सोसाइटी वालों को बारिश में बाहर घूमना था और सभी को इस ट्रिप में फायदा दिख रहा था। पैसे जो बच जाते तो किसी एक को ब्लेम करना सही नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 बजे है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी ठंड और भी बढ़ेगी और फिर 2 क्या 3 कंबल भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम 3-4 औरतें बाहर जाकर लकड़ियां लेकर आती हैं और बाकी लोग आग जलाने की कोशिश करें। आग के चारों ओर घूमकर बैठेंगे तो हमें ठंड कम लगेगी और जंगली जानवर का खतरा भी नहीं रहेगा। सभी मुस्कुरा उठते हैं। अभी तक जो फैमिली एक दूसरे से लड़ रही थी वही दूसरे की मदद में लग जाती है। कोई लकड़ी काटने का काम कर रहा था, कोई लकड़ी जलाने का। रोटी तो नहीं है, पर एक कर्मचारी ने मुझे आटा दिया है। इसी आग में रोटियां बना लेते हैं। रोटी और चाय कैसे रहेगी? आग के चारों ओर बैठे सभी लोग पराठे के साथ चाय का मजा लेते हैं और सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मिनी बस में पहले से भी एक दूसरे के लिए ज्यादा प्यार लेकर सभी वापस लौट आते हैं। पूरी ट्रिप का ब्लॉग बनाया था मम्मी, वायरल हो गया, वायरल। 4-4 ट्रिप के पैसे आ जाएंगे अब पहाड़ों की, बल्ले बल्ले।